हाँ, ये बच्चे आज ध्यान देंगे कि इसके पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया था, लेकिन आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं इनके बारे में बताएं। देखिए, केमिस्ट्री का जो एक व्यू है वह विभिन्न प्रकार के मेटाबोलाइट्स या विभिन्न प्रकार के जो टर्म्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट हैं उनका पता लगाना और उन्हें कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, इस पर एक प्रकार का उनका एक व्यू होता है जिससे उन्हें समझाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो मेटाबोलाइट्स हैं, इस मेटाबोलाइट्स को अगर हम ये देखें, एक लिस्ट तैयार करें, तो जितने भी मेटाबोलाइट्स एनिमल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, माने आप ये कह सकते हैं, वी कैन कॉल दीज बायोमॉलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। जितने भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। जो ये बगल के फिगर में जो भी कंपाउंड्स की कैटेगरी दी गई है 9.3, आप एनसीईआरटी बुक में खोल करके देखें तो 9.3 के जो टेबल में जो कैटेगरी दी गई है, पिगमेंट है, अल्केलाइड है, टर्पिनाइड्स है, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ये सभी अगर ये देखा जाए तो ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अगर हम ये देखें कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, तो इसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि जो मेटाबोलाइट्स हमें प्राप्त होते हैं सीधे, जैसे आप ये कह सकते हैं कि इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स shown in figure 9.1. These are called primary metabolites. However, when one analyze plants, अगर हम एनिमल से इनको प्राप्त करते हैं तो ये सब के सब जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। कह रहा है however, when one analyze plant, animal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites. Alkaloid, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices, these are called secondary metabolites. तो अगर हम ये देखें कि जो भी हम एनिमल के एनालाइजिंग में एनिमल को विश्लेषित करें, उनके सेल का विश्लेषण करें, तो उसमें जो भी ये पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसा कि ये बताया गया है, ये सभी जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो इस प्रकार से अगर ये हम देखें कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, तो इनको भी जानना आवश्यक है। इसके बाद एक बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, इनके बारे में आपको जानना है कि बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है। देखिए, अगर हम किसी भी सेल को जब हम ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, चाहे वो लीवर का सेल हो, प्लांट का सेल हो, तो क्रश करने के बाद जब उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जब हम डिज़ाल्व करते हैं तो उसमें अधिकांश घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। तो जो घुल जाते हैं उन्हें हम एसिड साल्बुल कहते हैं और जो नहीं घुलते उन्हें हम एसिड इनसाल्बुल कहते हैं।
तो जो एसिड सॉल्युबल हैं, वास्तव में अगर देखा जाए ये एसिड सॉल्युबल जो घुल जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वह 1000 डाल्टन से कम होता है, 1000 डाल्टन से उनका कम होता है। तो इसीलिए हम उन मॉलिक्यूल को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो इनसॉल्युबल हैं, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में नहीं सॉल्युबल होते, जो इनसॉल्युबल हैं, तो इनसॉल्युबल में मोस्टली एनालाइज करने पर ये ज्ञात होता है कि उसमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी जो ये पाए जाते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। और जब ये इनसॉल्युबल होते हैं तो इनका वेट जो होता है वह अधिक होता है। तो अगर हम इस तरह से अगर ये देखें कि वन दोज which have molecular weight less than 1000 Dalton and are usually referred to as a micromolecules are simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules। तो जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं वे माइक्रोमॉलिक्यूल, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की ये अगर रियली अगर ये देखा जाए वेट की दृष्टि से, तो जितने भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेट होता है वह 1000 से ऊपर होता है। जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उसमें जो लिपिड है, रियली लिपिड एक सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ये माइटोकॉन्ड्रियल, गोल्गी बॉडी, इन सबों के मेम्ब्रेन निर्माण में ये भाग लेते हैं। जब इनको ग्राइंड करते हैं तो ये उसमें टुकड़ों के रूप में विभक्त होकर के ये वेसाइकिल बना लेते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 के नीचे है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ये वेसाइकिल बना लेने के कारण ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते, ये इनसॉल्युबल में ही पाए जाते हैं। अतः इनको हम स्ट्रिक्टली माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि इनका वेट 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन से कम होता है। लेकिन इन्हें हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में रखते हैं इसलिए कि ये इनसॉल्युबल में पाए जाते हैं और स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो ये सभी जो है पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हेटेरोपॉलीमर, पॉलीसैकेराइड भी हेटेरोपॉलीमर और ये होमोपॉलीमर दोनों प्रकार के होते हैं। होमोपॉलीमर का मतलब अगर एक ही प्रकार के अणु के बार बार जुड़ने से अगर कोई बड़ा अणु बन रहा है तो उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़ करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड होमो और हेटेरो दोनों प्रकार के पॉलीमर होते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड टोटली हेटेरोपॉलीमर होता है और प्रोटीन भी हेटेरोपॉलीमर होता है। तो प्रोटीन भी एक हेटेरोपॉलीमर है। प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें तो प्रोटीन का जो एक मुख्य कार्य है
वह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। जैसे ये टेबल 9.5 का टेबल अगर आप देखें तो कोलेजिन भी एक प्रोटीन है, ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है, इंसुलिन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी, रिसेप्टर और GLUT4 ये सभी प्रोटीन है। लेकिन सभी प्रोटीन का एक अपना फंक्शन है। कोलेजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, मेजर पार्ट बनाता है कोलेजिन, ग्राउंड सब्सटेंस ऐसा प्रोटीन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेशन का काम करता है, प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है लेकिन ये हार्मोन का कार्य करता है। इसके बारे में आपको मालूम होगा कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को रूपांतरण देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, जो एक स्टोरेज का काम होता है। इंसुलिन की कमी से आप जानते हैं शुगर के मरीज जा रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं। एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है जो इन्फेक्शियस माइक्रोब से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रिसेप्टर्स, चाहे हमारा स्मेल हो, चाहे टेस्ट हो, गंध हो, स्वाद हो, या किसी हार्मोन को रिसीव करना है, तो ये भी एक प्रोटीन होता है जिनको हम रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ग्लूट एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करने देता है। माने अगर ग्लूट प्रोटीन न हो तो ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। सबसे अधिक अगर देखा जाए एनिमल किंगडम में तो कोलेजिन इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन्स आर फाउंड इन अबुंडेंट अमाउंट इन होल एनिमल किंगडम। जंतु जगत में सबसे अधिक अगर कोई प्रोटीन है तो कोलेजिन है। इसी प्रकार राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यह एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लांट किंगडम में, या आप कह सकते हैं पूरे बायोस्फीयर में सबसे अधिक पाया जाता। अगर पूरे बायोस्फीयर में अगर कहा जाए कि सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन है तो वह है रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको शॉर्ट में रुबिस्को कहते हैं। ये तो इस प्रकार से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में आज बताया हमने। इनको एक बार आप पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।